वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर भी सियासी जमातें मैदान में आ चुकी हैं और सर फहरिस्त है जमात इस्लामी। कराची से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी एहतजाज की कॉल दी है और ये कहा है कि वफाकी हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमत हो, इन दोनों को बेहतरीन और ऐसे इक़दाम करने होंगे। आवाम पर ये जो बोझ डाला गया है, जो बम गिराया गया है, इसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये IMF के दबाव के अंदर तमाम चीज़ों को प्रेशराइज होकर ये टैक्सेस बढ़ाने की तरफ भी बातें की जा रही हैं अगले आने वाले बजट में, और साथ साथ ये कीमतों में मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड भी है। इसको भी रोकने के लिए एहतजाज की कॉल दी गई। इसी पर बात करेंगे। सैयद कुतुब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं। कुतुब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा एहतजाज से मुतालिक किसके खिलाफ किया जा रहा है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, और किस तरह से इस मामले को टेकअप किया जाएगा जमात इस्लामी की जानिब से? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त तो हम सारी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज के लिए निकलेंगे, क्योंकि सूरत-ए-हाल इस वक्त ये है कि ना मरकजी हुकूमत और ना ही सूबाई हुकूमत किसी को भी आवाम की मुश्किलात और परेशानियों के कोई कुछ सरोकार नहीं है। इनकी अय्याशियाँ उसी तरह मौजूद हैं, चाहे मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत। ये पेट्रोल की प्राइसिंग तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी अय्याशियों को ख़त्म करने को कोई भी तैयार नहीं है। ठीक है जी ये जी हेलो। पिछली हुकूमत की अगर बात की जाए तो उससे कुछ शिकवे शिकायतें हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत में खान साहब साबिक वजीर आजम थे, उनको नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया। फिर नई हुकूमत बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी कि महंगाई खत्म करेंगे, खत्म करने के बजाय बल्कि उसको बढ़ा दिया गया है। देखिए जी, मेरा ये ख्याल है कि जो बात समझने की है वो ये है कि हमारी जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो पिछली हुकूमत हो चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो, ये सारी हुकूमतें जो है ना वो अपने लिए और अपने बेनिफिट के लिए सिर्फ काम करती हैं। इनको आवाम की मुश्किलात और परेशानियों को कोई सरोकार नहीं है। देखें, इमरान खान साहब की जो 3.5 साल की हुकूमत थी, इसके अंदर भी इन्होंने इकॉनमी को ठीक करने या गरीब आदमी के मसले को हल करने की तरफ कोई कोशिश नहीं की। और यही एग्जैक्टली द सेम थिंग जो है ना ये PDM की मौजूदा हुकूमत कर रही है। कि इस वक्त कैफियत ये है कि इसमें एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना लिटरली मुश्किल हो गया है कि किस तरीके से उसको गुजारा करें। यानी कि परसों जो पेट्रोल की प्राइसिंग जब बढ़ रही थी कल, और उसमें कैफियत ये थी कि वहाँ पे मैं एक जगह बैठा हुआ था और आम कुछ लोगों के दरमियान लोगों की कैफियत थी, उनकी आवाजें नहीं निकल रही थी और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर क्या होगा। पेट्रोल की प्राइसिंग के नतीजे के अंदर पूरे कहते हैं ना कि एक ट्रिकलिंग इफेक्ट होता है और एक महंगाई का तूफान आता है पूरे हर चीज के अंदर। और ये अच्छा, मौजूदा हुकूमत का कुतुब साहब ये मुतालबा था और ये कहना भी था कि जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं चीजें, वो पिछली हुकूमतों का किया धरा है, क्योंकि पिछली हुकूमत की पॉलिसीज थी, मुआहदे थे, वो इस वक्त हम भुगत रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं वो चीजें। क्या समझती है जमात इस्लामी इस मौक़िफ़ पर? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि हर हुकूमत जब भी अवाम के ऊपर जब मुश्किलें तोड़ना शुरू करती है तो वो पिछली हुकूमतों को मुर्द इल्जाम चलाना शुरू करती है। ठीक है, यही चले ठीक है, पिछली हुकूमत की बात नहीं करते, PDM ने की है। कुतुब देखिए, साहब। मैं आपको सिर्फ एक बात अपनी ऐड कर दूं अपनी आपकी बात सुनने से पहले। देखिए, जरूरत से सोचने की ये बात है कि इसमें सुना कैफियत क्या है। एक शख्स जो नॉर्मल रोजगार कमाने वाला जॉब ओरिएंटेड आदमी है, जिसको एक पैसे मिलते हैं, उसकी आमदनी को आपने लिटरली एक दिन के अंदर उसकी आमदनी को आपने मोर देन 30 to 40% उसकी आमदनी को आपने कम कर दिया। ठीक है, इन सारी चीजों के नतीजे के अंदर, और इसके अंदर दोनों हुकूमतें शामिल हैं, सूबाई, मरकजी और पिछली हुकूमत भी। चले ठीक है, इस वक्त तो मिली जुली हुकूमत है, ठीक है, आप तंज के निश्तर बरसा रहे हैं इस तमाम सियासी जमातों पर। अगर जमात इस्लामी को हुकूमत दे दी जाती है और जमात इस्लामी बगैर तंज के निश्तर बरसाए पिछली हुकूमत पर, किस तरह से टेकअप करेगी? क्या स्ट्रेटेजिक प्लान है? पेट्रोल के प्राइसेस कम करेंगे, टैक्सेस कम करेंगे, दिवालिया होने से मुल्क को बचाएंगे, कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले जो चीज करने की है वो ये है कि जो डिपेंडेंसी है हमारी फॉरेन फंडिंग के ऊपर, उसके ऊपर आपको रुकने की जरूरत है। वो किस तरह रुकेगा? वो इस तरह रुकेगा कि आपको अपनी अय्याशी को, अपने पैसों को और जो इंपोर्ट्स है उसको आपको कंप्लीटली बैन करना पड़ेगा और रिलाय करना पड़ेगा आपको अपनी लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। इंपोर्ट तो बैन की है ना इस हुकूमत ने? नहीं, ये देखें, कोई बैन नहीं की। सर्टेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट बैन ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि जो चाय है, चाय के ऊपर भी हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। मैं एक और टेक्निकल बात करता हूं आपसे कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर भी इस वक्त हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स के सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं तमाम दुनिया के जगहों के कंपनी से, जबकि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन टैलेंट भी इसका मौजूद है। नोबडी केयर्स, किसी को फिक्र नहीं है इस बात। कंप्लीट इंपोर्ट बंद कर दे जमात इस्लामी हुकूमत में आने के बाद, सब कुछ सही हो जाएगा? देखें, 2-3 चीजें होती है, विल और विल टू मेक थिंग्स हैपन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और विल करने के लिए एक पहला स्टेप ये होता है कि आपको अपने खर्चों को, अपनी अय्याशियों को खत्म करना पड़ता है। जो वजीर आजम हाउस
जिसके महीने का खर्चा 2 से 3 करोड़ रुपए का हो, और उसकी कैफियत ये हो कि वहां पे उसको आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे लोगों को आप ये डिमांड करें कि वो पेट्रोल को भी उनको फेस करें, वो खर्चे भी अपने कम कर दें, लेकिन हम जो है ना हुक्मरान कोई भी अपने पैसे को कम करने को तैयार नहीं हो। कोई भी अपने, आप मुझे बताया ना कि एक वजीर जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो जितना उसके प्रोटोकॉल पे खर्च होता है, इतना प्रोटोकॉल पे गाड़ियां अगर लोगों के लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला कराची का हल हो सकता है। ये सारे के सारे लोग वो तमाम खर्चे करते हैं जिन खर्चों के नतीजे के अंदर मुस्तकिल चीजों पे इजाफा होता चला जाता है। मैंने आपको 2 चीजों की बात की है जिसके अंदर मैं आपसे लेकिन एक चीज भी काबिल गौर है, वजीर खजाना का ऑनर स्टेटमेंट है मिफ्ता इस्माइल साहब का, कि जो अभी पेट्रोल पर सब्सिडी दी जा रही थी इनकी हुकूमत में आने के बाद 50% सब्सिडी दे रहे थे, जिसकी वजह से काफी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही थी, जिससे डिफॉल्ट भी हो सकते थे, डिफॉल्टर हो सकते थे। तो क्या अगर पेट्रोल की प्राइस आपका मुतालबा है दोबारा कम की जाए तो फिर डिफॉल्टर की तरफ जाएं? देखें, आपको कॉस्ट अपने बैलेंस शीट बनाने पड़ती है ना, आपको बैलेंस शीट ये बनाने पड़ती है कि मेरे खर्चे क्या हो रहे हैं और मेरे जो है ना मेरे रेवेन्यूज क्या आ रहे हैं। हमारी कैफियत ये है कि अगर आप मेरे इंपोर्ट के बिल को उठा लें, जो कि मेरे एक्सपोर्ट के बिल के मुकाबले में तकरीबन डबल या थ्री टाइम्स अगर मेरा बिल है, तो सबसे पहले मुझे इंपोर्ट के बिल को कम करना पड़ेगा और मेरे एक्सपोर्ट के बिल के करीब आना पड़ेगा या उससे नीचे लाना पड़ेगा। उसके नतीजे में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नतीजे के अंदर इकोनॉमी का ट्रिकलिंग इफेक्ट आएगा। जो दूसरी बात मैंने आपसे कही है कि लोकल प्रोडक्ट के ऊपर इन्हिसार करने का मामला, हम क्या चीज नहीं बना सकते, हमें KFC की और बर्गर किंग की और हार्डीज की जरूरत नहीं है। हमारे लोग बहुत अच्छे बन कबाब बना लेते हैं। हमें जो है इन सारे पिज्जा की जरूरत नहीं है जो हमारा फॉरेन करेंसी लेके चले जाते हैं, और हजारों रुपए का, यानी कि एक रोटी जो है पिज्जा की जो 4-4, 5-5 हजार रुपए की हम खाते हैं और लोगों को अपने फॉरेक्स एक्सचेंज वहां पे पे कर रहे होते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? वी शुडंट बी डूइंग दिस। ठीक है, इसमें काफी वक्त दरकार है मेंटालिटी को चेंज करने का, चीजों को इस्तेमाल को। ये मेंटालिटी जमात इस्लामी के पास मौजूद है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। जमात इस्लामी अपने एहतजाज के अंदर क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाली है? देखें, एहतजाज के अंदर तो हम सिंपल सी बात ये करने वाले हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो मुल्क के पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी भलाई और उनका सोचें, अपना ना सोचें। देखें, ये पैसे है पाकिस्तान ने अरबों डॉलर हमने जो है ना कर्जे लिए, वो कर्जे हमारे कराची के सड़कों पे तो नहीं लगे कर्जे ना, वो हमारे पानी के लिए तो पैसे नहीं खर्च हुआ, वो हमारी बिजली के ऊपर तो पैसा खर्च नहीं हुआ। वो जमात इस्लामी वक्तन फवक्तन जमात इस्लामी हर एक मसले के ऊपर कराची की आवाज़ उठाती रही है, चाहे वो नादरा का मसला हो, के इलेक्ट्रिक का मसला हो, सुई गैस का मसला हो, पानी का, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मसला हो, कचरे का मसला हो, बल्दियाती मसाइल का हो, मेयर कराची का मसला हो, एडमिनिस्ट्रेटर का मसला हो, जमात इस्लामी सर फहरिस्त रही है ऑन रिकॉर्ड। हासिल वसूल क्या हुआ कराची की आवाम को? देखिए, मेरा आपको हासिल वसूल ये हुआ कि इस वक्त पूरा कराची तैयार है अपने आप को चेंज करने के लिए और अपने मसले को हल करने के लिए, जिसको आपको नजर आएगा अगले इलेक्शन के अंदर कि लोग कराची किस तरफ जाएगा और कराची जो है अपने मसलों को हल करने के लिए जमात इस्लामी को लेकर आएगा, और जिसके नतीजे में लोगों के मसाइल हल होते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए, जब एहतजाज हम करते हैं तो आपको ये बताऊं कि कल भी जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एहतजाज हुआ कि ये जो है जो मराहत पेट्रोल की सूरत में जो हमारे एम्बुलेंस और एमपीओ की दी जाती है इनको खत्म किया जाए। आज सिंध गवर्नमेंट ने फौरन ऐलान कर दिया जी 40% कम हो गया। फेडरल गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया कि हम ये कम करना चाहते हैं। ये जो एहतजाज होता है लोगों का, जिसके जरिए से अपनी आवाज को बुलंद किया जाता है, इनकी ऐवानों तक ये बात पहुंचती है और इसके नतीजे में जो है मसाइल हल होते हैं, लोग मुत्तहिद होते हैं। और हम तो इस बात को जमात इस्लामी ने हमेशा एक वक्त तक देखा, मैंने मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहे हैं आप लोग सारे रहनुमा जमात इस्लामी के, एहतजाज करते हैं फिर उसके बाद एकदम से एक कोल्ड स्पेस आ जाता है, फिर वो मामला वैसे ही रह जाता है। पानी की बात की अगर मैं करूँ, अभी तो K4 के मंसूबे पे कितनी आवाज़ उठाई आप लोगों ने, कराची में पानी की मिसमैनेजमेंट पे, चोरी पर, आज भी पानी बहुत से इलाकों में नहीं आ रहा। फिर हम बात कर लें अगर के इलेक्ट्रिक के ऊपर, फिर आप देखें बिजली के रेट्स बढ़ा दिए गए, निर्ख में इजाफा कर दिया गया है। मैं आउटकम पूछना चाह रहा हूँ कि क्या रिजल्ट क्या होता है? मतलब मेरा ये ख्याल है कि जितनी कंसिस्टेंसी से जमात इस्लामी ने कराची के मसलों को उठाया है, मेरा नहीं ख्याल कि कराची के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी ने, तो यहाँ पे तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो 14 एमएलए यहाँ से लेके चल सकी हैं, हमारे वजीर आजम साहब ने उस वक्त के एक रात नहीं गुजारी कराची के अंदर और वो आए भी नहीं। अब यही सूरत हाल शहबाज शरीफ साहब की भी है, उनके कराची उनकी प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे पाकिस्तान इनकी प्रायोरिटी नहीं है। पाकिस्तान का कोई शहर। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल है कुतुब साहब, ये जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज हैं और खासतौर पे मेंबर ऑफ नेशनल असम्बलीज जिनका ताल्लुक कराची से है, पीटीआई के, उनको एक भारी रकम दी गई थी कराची की सड़कों पे, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाने के लिए, नजर आती है आपको? नहीं, मुझे तो नजर नहीं आई।
میں بھی گلشن اقبال میں رہتا ہوں, مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا کہ کہاں پہ وہ خرچہ ہوتا رہا ہے. لیکن یہ دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کہی ہے, یہ بیسکلی اس کلچر کو ختم ہم کریں گے جماعت اسلامی حکومت میں آ کے. اور میں آپ کو اس پروگرام سے پورے پاکستان کے لوگوں کو اور کراچی کے لوگوں کو خاص طور پہ یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے ہمیں اپنے مسائل کو ٹھیک کرنے کا, اپنی مشکلات کو حل کرنے کا. اور بہت ہو گیا, ہم نے جیسے تیسے زندگی گزار لی, اب ہم اپنے بچوں کے لیے وہ مستقبل نہیں چھوڑ سکتے کہ جو ہم نے گزارا ہے. اور یہ سب کچھ نہ کرنے کے نتیجے میں آج جو قطب صاحب, آپ کو واقعی کراچی کے اندر پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آتی کام کرتے, کیونکہ ایک کراچی کا جوان ہے, کراچی کا ہیرو ہے, بڑے وہ سماجی کام بھی کرتے ہیں, ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی ہیں, بڑا کام کرنے کے دعوے بھی کرتے ہیں, ویڈیوز بھی بناتے ہیں, اور آپ ہی کے حلقے سے اتفاق سے, ان کو بھی نہیں دیکھا آپ نے؟ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ پڑوسی ہیں میرے. دیکھیں کچھ ہی دن پہلے میری بھی ایک علاقے میں ملاقات ہو چکی تھی ان سے. دیکھیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں, میرے پڑوسی ہیں, میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا بھی ہوں, مجھ سے بڑی محبت سے اچھی طرح ملتے بھی ہمیشہ وہ. لیکن چلے محبت ایک طرف, کام کیا نہیں کیا کوئی کام نظر نہیں آیا. میں تو کراچی گلشن کے اندر اسی طرح سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس طرح گٹر. ہم تو کہتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکے کم از کم آواز. سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے ان کا قطب صاحب. نہیں, سوشل میڈیا تو ایک بندے کو ہائر کرنا پڑتا ہے, اور ایک اپنے پاس آپ کو پراپر سوشل میڈیا کی کمپنی چاہیے. نہیں, وہ تو سوشل میڈیا کے اوپر بیفور اور آفٹر بھی دکھانا شروع کر دیا اب ویڈیوز کے ساتھ. وہ کتنا, اگر اس کے اماؤنٹ کو چیک کریں نا, کتنی اماؤنٹ ہے اور کتنی اماؤنٹ اس کو ملی ہے, تو آپ کو یہ پتہ جائے گا کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ ایک بحث الگ ہے, کسی ایک فرد کو اگر ہم ٹارگٹ کریں بغیر بات نہیں, اس ایک فرد کے ساتھ 11 لوگوں کی چین جڑی ہوئی ہے, ممبر آف نیشنل اسمبلیز کی, ان سب کو میں ٹارگٹ کر کے سوال کر رہا ہوں. جی, میں تو آپ کو جواب دے رہا ہوں نا اس کا, کہ کراچی کے اندر کچھ نہیں ہوا, کراچی کے لوگ پریشان ہیں, کراچی کے لوگ اپنی مشکلات کو جو ہے نا مستقل سہ رہے ہیں, اور بے یار و مددگار نظر آتے ہیں. صرف جماعت اسلامی ہے جو ان کی آواز بھی اٹھا رہی ہے, انشاءاللہ لوگوں کے مسئلے حل کریں گے. اور ہم نے پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کے اوپر پچھلے کراچی کے اندر جس طریقے سے لوگوں کے مسائل کو حل کیا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ سوسائٹیز کراچی کے اندر آباد ہیں جن کی سوسائٹیز پہ قبضے ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈبل فائلیں بنتی ہیں, اور کراچی کے لوگ بیچارے پریشان رہتے ہیں. ہم نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے اور لوگوں کے آواز. اچھا, ابھی پلان کیا ہے احتجاج کا, کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلیں گے؟ کل ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے کہ جو ہم کراچی کے میجر شاہراہوں پہ جا کے ہم احتجاج شروع کریں گے, پھر اس کو پک کریں گے, عوام ہمارے یہاں شامل ہوگی, اور انشاءاللہ ہم سڑکوں پہ اسی طریقے سے آئیں گے جس طرح ہم نے کیا ہے, الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا ہے یا دوسری چیزوں سے احتجاج کیا. اچھا, آپ احتجاج کرتے ہیں, وہ 50 روپے لے کے چوری کر لیے انہوں نے. آپ احتجاج کرتے ہیں, عوام ساتھ دیتی ہے, عوام نکلتی ہے سڑکوں پہ؟ بالکل, ایک فرد ہمارے ساتھ نکلتا ہے. تو یہ عوام جنرل الیکشن میں ووٹس کے ٹائم پہ کہاں ہوتی ہے؟ بالکل ہوگی, آپ دیکھیے گا. دیکھیں, یہاں پہ کراچی کے الیکشن کی بھی پوری ہسٹری ہے. اب وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا, اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا کس طرح یہاں پہ الیکشن چوری کی گئے ہیں. لیکن اب انشاءاللہ ہم نہ الیکشن کو چوری ہونے دیں گے, عوام نکلے گی. چلیں, کبھی اس پر بھی تفصیلی گفتگو کی جائے گی. اینی ٹائم, آپ بالکل موسٹ ویلکم. جی, بہت شکریہ. سید قطب احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. جماعت اسلامی احتجاج کی کال دے چکی ہے, اور احتجاج ہونے لگا ہے. اب جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کے اضافے پر کہ ان کو کم کیا جائے, ٹیکسز کی بات کی, آئی ایم ایف کی بات کی, کچھ سجیشنز دیے جو قابل غور ہیں کہ جس طرح اگر جماعت اسلامی آ جاتی ہے حکومت میں تو کیا کیا اقدامات کرے گی. تو یہ چیز بھی آن ریکارڈ رہنی چاہیے کہ کبھی اگر الیکشنز کے اندر ہم دیکھیں کہ جماعت اسلامی برسر اقتدار آ جائے تو پھر دیکھنا یہ کہ یہ تمام اقدامات کرتی ہیں جو قطب صاحب نے آج کہا ہے, یا پھر پرانی حکومتوں پر سارا ملبہ ڈالتی ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.